तो अभी हमने MT 6370 और 6371 इन दोनों का चार्जिंग सेक्शन सेम ही होता है। तो इसको हमने बोर्ड पे पूरा कंपोनेंट्स बाई कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोगों को ड्रॉ किया है कि एक हमारा जो स्कीमेटिक का चारों साइड पूरा एक जाल टाइप का फैला हुआ होता है। तो जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन को हमें उस जाल में से अलग अकेला हमें चार्जिंग सेक्शन कैसे बाहर निकालना है, कितनी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी IC किस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहेगी। तो अभी हमने ये निकाला, अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे और वर्किंग समझने के बाद इसको PCB पे लाइव ट्रेस करेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ बनती है, उतना वोल्टेज वहाँ आ रहा है कि नहीं, रियल व्यू क्या है और ये हमारा वाइट बोर्ड का व्यू क्या है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि हमारा एक कनेक्टर क्या हमारे स्कीमेटिक में कनेक्टर था J1901, मतलब जो हमारी चार्जिंग सब बोर्ड है, सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड तक जो हमारी सप्लाई आएगी वो हमारी जो मेन बोर्ड का बेल्ट होता है, जो पत्ता होता है, उसके थ्रू आएगी। और हमारे J1901 की पिन नंबर 1, 2 और 29, 30 यानी 4 पिनों पे हमारा बीबस जो चार्जर का 5 वोल्ट होता है वो हमारा इनपुट होगा। यहाँ से इनपुट चार्जिंग से जो हुआ है आगे जाएगा, एक हमें टेस्ट पॉइंट मिलेगा। टेस्ट पॉइंट कंपनी क्यों देती है? ताकि हम वहाँ वोल्टेज चेक कर सकें कि हमारे 5 वोल्ट आ रहे कि नहीं। ठीक, इसके आगे आपको जेने डायोड बताया था, डायोड का काम आपके लिए जो भी हमारा उसकी वैल्यू से ऊपर वोल्टेज यहाँ आएगा वो उसको ग्राउंड कर देगा। और कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को फाइन फिल्टर करके रेगुलेट बना के रखेगा। ठीक, अगर इसमें AC कहीं से AC की कोई पल्स भी आ जाती है तो वो भी हमारा कैपेसिटर उसको ग्राउंड कर देगा। कंपोनेंट्सों का काम मैंने एक एक कंपोनेंट्स का डीपली आपको नॉलेज दिया है, किस कंपोनेंट्स का क्या काम है, कैसे वर्क करता है और सर्किट में हमारा किस टाइप से उसका बिहेवियर रहता है, उसकी वर्किंग रहती है। तो उसी हिसाब से हमें समझना है यहाँ कि ये क्यों लगा है। अभी जैसे एक हमारा 47 किलो ओम का इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर की वर्किंग आप लोगों को बताया मैंने कि हमारा फीडबैक रजिस्टर है। ठीक, इसके बाद एक और कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। इसके बाद हमारी आती है OBP IC। तो OBP IC का काम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है कि अगर हमारा इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा ओवर वोल्टेज होगा तो ये IC उस वोल्टेज को आगे नहीं जाने देगी, उस वोल्टेज को कट कर देगी ताकि हमारी आगे जाके चार्जिंग IC जो भी हमारा आगे का सेक्शन है वो सेक्शन हमारा ख़राब ना हो। ठीक, अब इसके बाद एक और आपने देखा TBS डायोड लगा। तो TBS डायोड की भी हमने आपको वर्किंग बताई। इन्वायरमेंट से जो आपकी उसमें नॉइस आ जाएगी या कोई भी चीज़ सिग्नल इस पर अटैक कर रहा है वो उस चीज़ को ग्राउंड कर देगा ताकि हमारी IC को आगे कोई नुकसान नहीं हो। अब इसके बाद एक हमारा बनता है डिवाइडर सर्किट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सेम वैल्यू की रजिस्टर से जो हम बनाते हैं उसको डिवाइडर बोलते हैं। इसको बायस या रेफरेंस वोल्टेज बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा जो डिवाइडर बन रहा है इसमें हमारा डिवाइडर के कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपको सूत्र बताया था, इन वोल्टेज गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो तो 0.52 वोल्टेज यहाँ मिलता है। मतलब डिवाइडर का आउटपुट 0.52 हमें मिल रहा है, जो कि हमारी IC इसमें हमारी जो MT 6357 IC लगी हुई है उसकी T11 पिन पर। तो T11 पिन तो आप गिन लेंगे, जो मैंने ICO की काउंटिंग बताई, न्यूमेरिकल अल्फ़ा न्यूमेरिकल कि किस में कैसे काउंटिंग करनी है। तो T11 की पिन पे BCDT वोल्टेज चार्ट डिटेक्टर की लाइन का 0.5 वोल्ट इनपुट होगा। अगर ये हमारा वोल्टेज इनपुट नहीं हुआ तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग डिटेक्ट ही नहीं होगी, यानी चार्जिंग हमारा होगा ही नहीं। तो इस लाइन को भी आपको ये देखना है कि यहाँ डिवाइडर पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। वो बन भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइन ओके है। अब IC में कनेक्टिविटी है उस चीज़ की कि नहीं, या IC खुद उस सेक्शन को IC का वो सेक्शन ख़राब तो नहीं हो गया। तो इस बारीकियों पे भी हमें देखना होता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ वोल्टेज अगर आ गया तो हमारा सब कुछ ओके है, वो लाइन भी हमारी IC से कनेक्टेड होनी चाहिए। इसके बाद हमारी जो दूसरी लाइन आएगी चार्ज LDO। चार्ज LDO की जो हमारी लाइन आएगी, चार्जिंग जो पावर IC के अंदर चार्जिंग के लिए जो हमारा LDO है, जो उसका सेक्शन है चार्जिंग को
ऑन कराने के लिए, तो LDO को जगाने के लिए हमारा यहाँ से 2.8 वोल्टेज आया। अभी आपको मैंने बताया था डिवाइडर सर्किट बनता है जब एक रजिस्टर R2 ग्राउंड से लगी होगी तब जाके डिवाइडर बनेगा, लेकिन इसमें हमारा 2.8 वोल्टेज कैसे आ रहा है? एक रजिस्टर से, जो हमारी एक रजिस्टर इसमें लगी हुई थी 7.5K की जो हमारी रजिस्टर थी, तो इसका भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि कितना रेजिस्टेंस बन रहा है 9.5 का। 9.5 की लोड के हिसाब से यहाँ 2.8 वोल्टेज हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमारा इनपुट कितना है? इनपुट तो हमारा 5 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज हमारा 5 है और यहाँ पे हमारा बन रहा है 2.8। ये हमारा चार्जिंग LDO बन गया, और चार्जिंग LDO कहाँ पे गया? R11 यानी R11 नंबर की पिन पे, इस पर 2.8 वोल्टेज यहाँ बनेगा। ठीक, इसके बाद जो हमारी 6371 चार्जिंग IC है, तो चार्जिंग IC में हमारी वोल्टेज इन हुई। अब डायग्राम में हमें देखने को मिला था कि 4 लाइनों पे इनपुट हुई, लेकिन हमने आपको ये भी बताया A1 A2 A3 पे वोल्टेज इन हो रहा है, जो कि हमारी चार्जिंग के लिए हो रहा है। लेकिन हमारा जो E2 पे गया है, ये हमारा उसका फीडबैक वोल्टेज गया है, उसको सेंस करने के लिए गया है कि हाँ बीबस यहाँ इस IC में इनपुट हो रही है, क्योंकि जो हमारा चार्जिंग कराने के लिए जो लाइनें हैं वो अलग हैं, और सेंस करने के लिए दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वो लाइन भी हमारी अलग अलग जगह जाएगी। अब इसके बाद कोई भी सर्किट हो, अकेला पॉजिटिव से तो चलेगा नहीं, उसे नेगेटिव भी चाहिए। कोई भी आपका सर्किट हो प्लस माइनस से चलता है, तो माइनस के लिए हमारी D1 D2 D3 ये हमारी चार्जिंग के लिए मेन ग्राउंड लाइन है। अगर ये ग्राउंड भी आपका कट गया तो भी चार्जिंग सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। इसके आगे जब हम पहुँचे, आगे जाने के बाद आपको मैंने प्रोसेस क्या बताई? PMID, VMID, USB MID, इतने टाइप के आपको नाम मिलें तो उसे आपको समझना है कि हमारा PMID है, ये हमारा PMID है। PMID पर भी हमारा उतना ही वोल्टेज बनेगा जो कि हमारी VBUS लाइन का 5 वोल्ट है, वही हमारा PMID पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा। जैसे अभी जो हमारी टर्बो चार्जिंग आएगी, तो टर्बो चार्जिंग में भी कई बार आपका यहाँ VBUS OBP के आउट से भी उस IC का इनपुट दे देते हैं, और कई बार हमारा यहाँ जो PMID का कैपेसिटर होता है, यहीं से एक लाइन निकाल के हमारी टर्बो चार्जिंग की IC का इनपुट VBUS बना देते हैं वहाँ ले जाके। तो अभी पहले क्या होगा? PMID पे आपका वोल्टेज आएगा, PMID के बाद होगी हमारी स्विचिंग, PMID के बाद हमारी स्विचिंग होगी। ये बनता है हमारा चार्ज पंप सर्किट। यहाँ जो होता है यानी चार्जिंग को पंप किया जाता है, ये हमारा बनता है चार्ज पंप सर्किट। तो C1 C2 C3 3 पिनों पे LX, मैंने आपको बताया था LX VSW SW, जहाँ भी ये आपके नाम लिखे आते हैं आपको समझना है कि यहाँ हमारी स्विचिंग हो रही है। तो यहाँ हमारी स्विचिंग होगी, स्विचिंग के लिए एक कॉइल लगी हुई है। अब इस कॉइल से पहले एक हमारा कैपेसिटर लगा होता है, जो हमारा C2604 लगा हुआ है, D4 नंबर की पिन से कनेक्ट है। ये हमारा बूट कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे आपके एक साइड VPH के बराबर वोल्टेज बनेगा, एक साइड 7 to 9 वोल्टेज आपका यहाँ बनेगा। किसी में 7 वोल्टेज बनता, किसी में 8 वोल्टेज बनता। तो इस साइड आपको इतना वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि अभी लाइव PCB में हम आपको दिखाएंगे कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं। इसके बाद ये जो आपकी लाइन निकलेगी, ये जो कॉइल और जो स्विचिंग आपकी हो रही, ये सिर्फ चार्ज पंप सर्किट यहाँ हो रहा है। अभी आपका जो V सिस्टम, जैसे हम क्वालिकॉम में बोलते हैं VPH पावर, जो हमारा वोल्टेज है, पावर हमारे पूरे मोबाइल को चलाने के लिए, उसे हम मीडियाटेक में लिखते हैं S/S, यानी सिस्टम को ऑन कराने के लिए जो वोल्टेज दिया गया है वो क्वालिकॉम में उसका नाम VPH लिखा होता है, यहाँ S/S यानी सिस्टम लिखा होता है मीडियाटेक में, और सैमसंग में भी हमारे ज़्यादातर सिस्टम लिखा होता है। तो अब इस लाइन को जहाँ भी आपको VPH मिलेगा वहाँ आपको एक कॉइल और एक जिनाइड डायोड जरूर मिलेगा। जिस सेट में जहाँ भी आपका VPH आउट होता है वहाँ एक कॉइल और एक डायोड आपको देखने को हर मोबाइल में लगभग मिलता ही है।
तो जो हमारी VPH लाइन है, तो VPH लाइन को मैंने यहाँ डायरेक्ट पावर IC से जोड़ दिया हो। पावर IC के SMPS सेक्शन में पावर IC को ऑन कराने के लिए हमने मेन VPH पावर दे दिया, सिस्टम पावर। अब इसके आगे जो हमारी G1, G2, H1, H2 चार पिनें हैं, चार पिनों से होगा हमारा VWAT आउट। चार पिनों से हमारा VWAT बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होगा। अब इसमें एक पिन और आपकी बैट सेंस, यानी अभी ये बैटरी का सेंस भी यहाँ दे दिया, यानी एक सेंस मटेरियल SS2 लगा के D5 नंबर की पिन पे बैटरी के वोल्टेज को भी सेंस कराया गया है। ये हमारी सेंस लाइन है, बैट सेंस। तो ये लाइन हमारी जाएगी सीधी बैटरी कनेक्टर पर पहुंच जाएगी। जब हमारे मोबाइल में चार्जर लगा होगा, जब हमारे मोबाइल में चार्जर लगा होगा तो ये VWAT की लाइन जो है, जब चार्जर लगा होगा तब इस VWAT की लाइन में हमारी जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो यहाँ जाएगा। क्या होगा? जब चार्जर लगा होगा, जब चार्जिंग का वोल्टेज VWAT की लाइन से बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, और जब हमारा चार्जर निकला होगा तब बैटरी से वोल्टेज आएगा और घूम के यहाँ से उसका सिस्टम बन जाएगा। यानी जब तक चार्जर लगा होगा, जब तक बैटरी हमारी चार्ज हो रही होगी, जैसे ही हमने चार्जर हटाया तो बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में बदल जाएगा, जो कि हमारी इस IC के अंदर यहाँ से उसके जाने के लिए इसमें मोसफेट लगाया गया है, जो इसके अंदर लगा हुआ है IC के। तो यहाँ से वो उसको स्विच कराता है कि कब जाके हमें बैटरी से वोल्टेज लेना है और कब जाके हमें मोबाइल चार्जर से ऑपरेट करना है। तो इस टाइप से हमारा बैटरी कनेक्टर पे पहुँचेगा। अब बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज पहुँचा, अब वो सेंस करेगा कि बैटरी कनेक्टर पे तो हमने भेज दिया, अब हमारी बैटरी कनेक्ट है कि नहीं। अब वो चेक करेगा बैटरी कनेक्ट है कि नहीं। तो इसकी ID में देखिए आप, इसकी ID और थर्मल लाइन का सर्किट जब आप बैटरी लगाएंगे तब जाके आपको जो डिवाइडर सर्किट पढ़ाया था R2 रजिस्टर आपको मिलेगी बैटरी के अंदर, चाहे बैट ID की हो और चाहे थर्मल का हमारा NTC हो, ये हमें मिलेगा बैटरी के अंदर। जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ID लाइन, ID पे गया है VIO 1.8, VIO 1.8 का वोल्टेज आया, जो कि R1 नंबर की रजिस्टर है। R1 से हम आपके PCB लेआउट में सर्च करेंगे इस रजिस्टर को, तो R1 जो उसका नंबर है, ये है हमारी 10 किलो ओम की। अब ये रजिस्टर गई, इसमें एक 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा के बैटरी कनेक्टर पे दे दिया। अब एक जो हमारी I2 रजिस्टर है वो मिलेगी हमें बैटरी की जो स्ट्रिप, जो पत्ता होता है, जो कनेक्टर लगा होता है, उस पत्ते में मिलेगी हमें एक रजिस्टर। तो I2 हमारी जब रजिस्टर लगेगी तो ये बन जाएगा डिवाइडर सर्किट, तब जाके डिवाइडर कंप्लीट होगा। और इस लाइन से जो ये लाइन आई हुई है तो इसकी ID यहाँ से आएगी AUX IN3 बैटरी ID के नाम से, और हमारे CPU की AE 18 नंबर की पिन पे सेंस होगा। अगर इस लाइन में ये पूरा 1.8 वोल्टेज आ गया, जैसे बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं है जब तक ये वोल्टेज यहाँ से घूम के पूरा 1.8 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा। जब I2 रजिस्टर लगेगी जो ग्राउंड के साथ, तब जाके हमारा डिवाइडर सर्किट बनेगा। तो जब तक हमारी बैटरी कनेक्ट नहीं है, जब तक यहाँ पूरा वोल्टेज आएगा। बैटरी कनेक्ट जैसी हमारी हो जाएगी तब जाके बैटरी के अंदर लगे रजिस्टर के हिसाब से हमारा डिवाइड होगा वोल्टेज, और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ 1.8 की जगह 0.9, 0.8 जितनी भी वैल्यू की रजिस्टर लगी है उतना डिवाइड होके यहाँ वोल्टेज मिलेगा। तब हमारा CPU जाके समझेगा कि बैटरी लगी है। उसने देख लिया कि बैटरी लगी है। अब बैटरी लगने के बाद अब वो देखेगा कि बैटरी की हमें चार्जिंग स्टार्ट करना है, लेकिन बैटरी कहीं गर्म तो नहीं हो रही। बैटरी आपका गर्म सेंस करेगा तो उसके लिए आपकी थर्मल की लाइन, तो T रेफरेंस जो हमारी पावर IC की R9 पिन नंबर से एक T रेफरेंस के नाम से वोल्टेज जाएगा, जो कि हमारी R1 16.9 किलो ओम की है, और इसके अंदर जो हमारा NTC थर्मल होगा वो बैटरी के अंदर है। तो उसका डिवाइडर बनेगा। तो वहाँ से एक 1 किलो ओम की रजिस्टर से होते हुए और बैट ऑन के नाम से R13 नंबर की पिन पे हमारा टेम्परेचर सेंस के लिए लाइन सेंस होगी। NTC का काम क्या था, अगर गर्म होगा तो वो अपनी जो उसकी वैल्यू होती है वैल्यू को कम कर देगा।
तो कम करेगा तो वोल्टेज ज़्यादा ग्राउंड हो जाएगा, ज़्यादा ग्राउंड हो जाएगा तो R13 नंबर की पिन पे बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगा, और कम वोल्टेज पहुंचेगा तो हमें एरर आएगा बैटरी टेम्परेचर टू हाई। और अगर इस पिन पे जैसे हमारा थर्मल डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ से अगर हमारा यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज आ रहा है तो बोलेगा बैटरी टेम्परेचर टू लो। तो इस टाइप के हमें हाई और लो के मैसेज देखने को मिलते हैं जिस मोबाइल में जैसा सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है। जैसे हमारे वीवो में लिखा होता है, आईडी लाइन में आफ्टर सेल सर्विस सेंटर लिख के आ जाता है। तो जिस मोबाइल में जैसी भी प्रोग्रामिंग है, जो भी सॉफ्टवेयर में लिखा है, हमें उस टाइप का एरर देखने को मिलेगा। अब इसकी जो माइनस की लाइन है, जो बैटरी कनेक्टर का हमारा ग्राउंड है, ये डायरेक्ट नहीं दिया गया। बैटरी कनेक्टर की जो हमारी माइनस की लाइन है, इसमें एक सेंसिंग रजिस्टर लगाया गया है R12। ये जो रजिस्टर हमारा R12 लगा है, इसमें से CSN और CSP दो सेंस लाइनें हमारी निकल के आई हैं, जो हमारी पावर IC की R10 और T10 पिन पर जाती हैं। कितना एम्पियर का लोड है, कितना एम्पियर खर्च हो रहा है, उस एम्पियर को ये सेंस करेंगे। यहाँ आपको एटम पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था, तो आपके एम्पियर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से कितना खर्च हो रहा है, जितने भी खर्च होंगे उसकी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ वो सेंस करेगा कि हमारा कितना करंट यूज हो रहा है। हमें चार्जिंग करनी है तो आखिर यूजर कितना, मोबाइल कोई स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगाता है, कोई साथ में गेम भी खेल रहा है और चार्जर भी लगाए हुए हैं। हमारे मोबाइल पे लोड कितना है, यानी मोबाइल पे लोड कितना है, उस हिसाब से करंट कितना खर्च हो रहा है, इस हिसाब से हमें चार्जिंग आउट कितनी करानी है, उसको ये पूरा यहाँ से मेजर करेगा, सेंस करेगा। अब आपकी आती है कि यहाँ से उसने सेंस कर लिया, आपका मोबाइल DMDP को चेक करेगा। DMDP को भी चेक करेगा कि हमारे मोबाइल में चार्जिंग लगी कौन सी है, टर्बो चार्जिंग लगी है, टर्बो चार्जिंग मोबाइल हमारा सपोर्टेड है कि नहीं। तो हमारी फास्ट चार्जिंग इनेबल करने के लिए आपका DMDP आएगा, जो कि DMDP निकल के आएगा और CPU की C27 और B27 पिन पे जाएगा। C27 और B27 पिन पे USB DMDP जाएगा, लेकिन CPU की D26 और E26 पिन से चार्जिंग के लिए DMDP जाएगा, जो कि आपकी पावर IC की M10 और M11 पिन पे जाएगा। यहाँ से वो सेंस कराएगा कि हमें चार्जिंग कौन सा इनेबल करना है, चार्जर हमारा लोकल लगा है या ब्रांडेड लगा है, या हमें टर्बो चार्जिंग ऑन करनी है। और टर्बो चार्जिंग उनमें ऑन होती है जिसमें टर्बो चार्जिंग की फैसिलिटी हो। जैसे हमने 6 पोर्ट के चार्जर में आपको बताया, एक QC पिन होती है। QC पिन में अगर विदाउट टर्बो चार्जिंग वाला आप मोबाइल लगा देंगे तो 5 वोल्ट ही उसमें रहेगा। अगर आपने उसमें टर्बो सपोर्टेड चार्जर लगा दिया जिसमें टर्बो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, तो उसमें आपका वो तुरंत 9 वोल्ट ले लेता है। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल की वो कैपेसिटी है। टर्बो चार्जिंग का फीचर्स चार्जर के अंदर भी होना चाहिए और हमारे मोबाइल में भी होना चाहिए, तब जाके हमारी टर्बो चार्जिंग काम करती है। जिसमें होगा वो एक्टिव तो काम करेगा, जिसमें नहीं है तो हमारी नॉर्मल चार्जिंग काम करेगी। तो इस टाइप से हमारी चार्जिंग काम करेगी। आपका यहाँ से वोल्टेज जाएगा, IC तक पहुँचेगा, BCDT बनेगी, चार्ज LDO बनेगा। ये लाइनें आपकी ओके होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका वोल्टेज रहेगा यहाँ बैटरी पे आउट होगा, तो बैटरी पे ID और थर्मल ये भी चेक होगा। ID और थर्मल चेक होने के बाद आपका CSN करंट सेंस नेगेटिव और करंट सेंस पॉजिटिव, ये लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर आपकी एक भी लाइन ब्रेक हो जाती है तो कई बार हमें एम्पियर चार्जर लेते दिखाता है, लेकिन फिर भी फेक चार्जिंग होती है, उल्टा वोल्टेज डिस्चार्ज होता है। अगर 50% बैटरी चार्ज है, हमने चार्ज पे लगाया, पता चले 40 हो गई, 30 हो गई, वो पूरी माइनस में चली गई। तो इन लाइनों को भी हमें देखना होता है फेक चार्जिंग के लिए। और फेक चार्जिंग के लिए आपका जो बूट कैपेसिटर लगा है C2604, हमें ये भी चेक करना पड़ता है। फेक चार्जिंग के लिए हमें DMDP भी चेक करने पड़ते हैं, ये भी हमारा ओके होना चाहिए। और ज़्यादातर फेक चार्जिंग अगर आपका बीबस OBP कई बार हाफ शॉर्ट हो जाती है, तो OBP से वोल्टेज हमारा अगर इस साइड 5 वोल्ट आ रहा है, इस साइड उसने 3 वोल्ट आउट किया, तो भी हमारी फेक चार्जिंग रहेगी। तो हमें OBP भी चेक करनी होती है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वही हमारा वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए।
वो कहाँ तक होना चाहिए, चार्जिंग पिन से लेके OBP से निकलते हुए इस IC के बाद भी PMID के कैपेसिटर तक हमारा प्रॉपर वोल्टेज पहुंचना चाहिए हमारे कनेक्टर से। अगर यहाँ के वोल्टेज में और यहाँ तक वोल्टेज में कोई डिफरेंस आया तो आपकी फेक चार्जिंग का फॉल्ट बन जाएगा। तो इतनी चीज़ों को हमें इस टाइप से चेक करना है। अब कहाँ जाके कितना वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है वो हम मोबाइल की रियल PCB में चेक करेंगे। जैसे अभी हमने डायग्राम से पूरा ये सर्किट ड्रॉ किया है, लेकिन एक जो हमारा PCB लेआउट होता है, PCB लेआउट में हमें कंपोनेंट्स के नंबर दिए होते हैं। जैसे हमने स्कीमेटिक में TBS 1902 देख के यहाँ टाइप कर दिया, लेकिन हमें PCB में TBS 1902 कहाँ मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा वो हम PCB लेआउट में देखेंगे। वो सारे जहाँ जितने वोल्टेज बनते हैं उनको भी चेक करेंगे ये हमारे बन रहे हैं कि नहीं। तो हम PCB पे वोल्टेज चेक करेंगे। जो कंपोनेंट्स हमने जहां ड्रॉ किया है उसको हम PCB लेआउट में देखेंगे और उस पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमने जो बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया या पेन कॉपी से लिख लिया। पेन कॉपी से तो लिख लिया, सबको समझ में आ गया। मदरबोर्ड पे हम उसको ढूंढेंगे कैसे, ट्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेन कॉपी से सबको समझ में आ जाता है और प्लेट पे समझ में नहीं आता है। इसलिए हमने जो ड्रॉ किया है, जिसको सर्किट को समझा है बोर्ड पर, उसको हम लाइव PC में भी चेक करेंगे। तो अभी हमें देखना है इसका कि VBUS इन, तो हमारा VBUS इन के लिए TP दिया गया है TP 14। तो हमारा ये रहा TP 14। इस TP 14 पे हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं। जैसा हमारे डायग्राम में दिया है हम उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये है हमारा TP 14। तो TP 14 पे देखिए, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में भी दिख रहा होगा 5.1 वोल्टेज हमारा आ रहा है, यानी हमारा VBUS इनपुट हो रहा है। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे कैपेसिटर रजिस्टर लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे OBP के आउट में इस साइड वोल्टेज आ रहा है। अब हमारा रास्ते में जो OBP मिल रहा है, हम OBP के सीधा आउट में देखेंगे कि वहाँ वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं C1311। ठीक, C1311 पे हम वोल्टेज सर्च करेंगे। तो C1311 को फाइंड करते हैं। C1311, तो C1311 हमारा कहाँ पर पहुँचा है, जिस साइड हमारा पावर IC लगा हुआ है। अब ये C1311 PCB लेआउट में ढूंढने का तरीका, इसको हम जैसे ही जूम आउट करेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखेगा। देखो, ये हमारा पावर IC है, उसके बगल में हमारा सिम कनेक्टर लगा, यानी हमारा ये सिम कनेक्टर, ये पावर IC। आपको वोल्टेज चेक कराने के लिए इसमें से पावर IC निकाली हुई है कि हमारा वोल्टेज जहाँ जहाँ भी जो जाएगा वो पूरा चेक हो सके। तो ये हमारी पावर IC रही। अभी इसको ढूंढने का तरीका, ये हमारी पावर IC, इसके बाद एक कॉइल, और कॉइल के बाद ये आपका इसमें एक TBS डायोड लगा, और TBS डायोड के जस्ट बगल में, तो TBS डायोड के जस्ट बगल में ये लगा है एक छोटा सा कैप। हम वहाँ देख लेते हैं। तो देखिए 5.1 वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है, 5.1 वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है। अब इसके आगे हमारा लगा है डिवाइडर सर्किट, जो कि VCDT लाइन का। तो हम इसमें देखेंगे R22 सर्च करेंगे कि हमारी कहाँ पर है। ये जो हमारी R22 रजिस्टर है, इसके एक सिरे पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा और दूसरे सिरे पे जो डिवाइडर बन रहा है उसका 0.52 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो अब हम इसको ढूंढते हैं। तो देखो, ये भी हमारी पावर IC के पास ही लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं,
तो देखिए ये हमने दूसरा बोर्ड लिया हुआ है, उसमें R22 रजिस्टर अवेलेबल नहीं थी, निकला हुआ था, तो ये दूसरा बोर्ड लिया हुआ है। तो इसमें हम R22 पे देखेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है और हमारा डिवाइडर का आउट कितना हो रहा है। तो जिस हिसाब से हमने PCB लेआउट में देखा है, R22 का लोकेशन 2 रजिस्टर लगी हैं खड़ी, इसके बगल में लगा हुआ है। तो हमारे 2 रजिस्टर ए हुए, एक रजिस्टर ए खाली है और एक रजिस्टर ए लगा, इसके बगल वाला है हमारा R22। मतलब हमारी प्लेट में कोई नंबर नहीं लिखा होता है और PCB लेआउट में लिखा होता है, तो हमें उसका काउंटिंग कर करके किसके बगल में क्या लगा है, छोटा लगा बड़ा लगा, तो उसके हिसाब से हमें फाइंड करना होता है कि हमारा लोकेशन एग्जिट ये है। तो ये है हमारा R22। तो इस पर देखिए 5.1 कंप्यूटर में दिख रहा होगा आपको, मीटर में 5.1 इनपुट हो रहा है। तो ये 5.1 जहाँ हमारा इनपुट हो रहा है, ये हमारी R22 रजिस्टर का V-बस वाला सिरा है, जिस साइड हमारा V-बस कनेक्टेड है। जो हमारा डायग्राम में बना है रजिस्टर, इसका जो हमारा V-बस कनेक्टेड है, यानी ऊपर का सिरा है। अब हम देखते हैं उसके दूसरे सिरे पे। तो दूसरे सिरे पे देखिए, दूसरे सिरे पे 0.54 वोल्टेज यहाँ हमारा बन रहा है। तो यानी 0.5 वोल्टेज यहाँ बन रहा है, यानी डिवाइडर सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। अब उसके नीचे जो रजिस्टर है R22, ये हमारी एक साइड यही 0.5 वोल्टेज बन रहा होगा और दूसरी साइड ग्राउंड होगी। तो हम उसको देख लेते हैं R22। तो R22 जस्ट उससे जहाँ भी डिवाइडर बनता है तो एक दूसरे रजिस्टर पास ही होते हैं लगभग। तो ये जो हमारी थी रजिस्टर, उसके बगल में ये जो हमारी रजिस्टर लगी, देखिए तो जिस साइड जो सिरा हमारा उसी रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, उस साइड भी 0.5 वोल्टेज आ रहा है, और जो दूसरा सिरा है ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड है। देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये हमारी ग्राउंड है। तो ये हमारा इस टाइप से डिवाइडर बन गया है। अब ये जो हमारा डिवाइडर बना है, इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है ये BCDT नाम से, ये T11 पिन पे हमारी पावर IC के अंदर जो हमारी पावर IC की T11 पिन है, इस पे हमारा इनपुट हो रहा है। आगे देखेंगे हम, जो दूसरी लाइन है हमारी 7.5K का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसका स्कीमेटिक में कोड देखो, इसका 7.5K रजिस्टर का वैल्यू लिखा है, कोड नहीं लिखा है इसका। तो जो हमारी चार्ज LDO की लाइन है, जिसमें हमारा 7.5K का रजिस्टर लगा है R2224, तो R2224 भी हमारी R22 रजिस्टर के जस्ट नीचे ही लगा हुआ है। तो हमारी ये थी R22, तो ये है हमारी R